Good morning, dear students. I am Ajay Pandey, your SST teacher. This video is for class 8th, and today I will continue the remaining part of your lesson from history, chapter number 6. The name of the chapter was Revolt of 1857, यानी 1857 का विद्रोह। इस चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कुछ पोर्शन इस चैप्टर का पढ़ा था, कुछ बाकी रह गए हैं। आज हम उन्हीं को स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव टू रीड फ्रॉम द पॉइंट सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़, यानी जो 1857 की क्रांति हुई उसके कई कारण थे, जिसमें हमने कुछ कारण को देख लिया, जैसे कि हमने पॉलिटिकल रीजन क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक रीजन क्या थे, उसको हमने पढ़ लिया। अब ये तीसरा हम पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे इस विद्रोह के पीछे, इनके बारे में आज यहाँ से हमको पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज वीडियो एंड स्टार्ट रीडिंग। So the British viewed Indian as racially inferior and culturally backward। पहला रीजन था कि जो अंग्रेज थे ये भारतीयों को जातीय रूप से निम्न समझते थे, यानी अंग्रेज़ों को लगता था कि वे उच्च जाति के हैं और जो भारतीय हैं वे इन्फीरियर माने नीचा या निम्न या अपमानित भी समझ सकते हैं, यानी तुच्छ भी समझ सकते हैं। तो अंग्रेज़ जो थे वो भारतीयों को इन्फीरियर समझते थे और उनको लगता था कि जो भारत के लोग हैं इनकी जो संस्कृति है वह क्या है, बैकवर्ड है, यानी कि पिछड़ी हुई संस्कृत है। तो यह भी एक सामाजिक कारण था 1857 की क्रांति का। दे वर एरोगेंट एंड रूड। अंग्रेज कैसे थे? एरोगेंट मीन्स घमंडी और रूड माने असभ्य। जो अंग्रेज थे वे एरोगेंट भी थे और रूड भी थे। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट इन ट्रेन, क्योंकि भारतीयों को जो ट्रेन थी उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, उसमें केवल अंग्रेज ही यात्रा कर सकते थे। जैसा कि आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे थे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें डब्बे से नीचे ढकेल दिया था। तो भारत में भी वही स्थिति थी कि अंग्रेज़ भारतीयों को ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डब्बे में यात्रा नहीं करने देते थे, क्योंकि वे भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे। एजुकेटेड इंडियंस वर डिनाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रमोशन एज वेल एज अपॉइंटमेंट टू द हायर पोजीशन। और जो भारतीय शिक्षित भारतीय थे, पढ़े लिखे जो भारतीय थे, उनको जो सरकारी सेवाओं का अवसर था उसमें उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था, भारतीयों को प्रमोट नहीं किया जाता था नौकरियों में। इसके अलावा भारतीयों को हायर पोजीशन यानी उच्च पदों पर नौकरी नहीं दी जाती थी, यानी भारतीयों को निम्न पदों पर उनको अपॉइंट किया जाता था, ऊंचे पदों पर केवल अंग्रेज लोग ही अपॉइंट होते थे। द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स लॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश सच एज बैन ऑन सती, लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एक्सेट्रा वर considered as an interference with the custom and religious practices of the Indians। अब यहाँ पर एक अलग रीजन बताया गया कि जो अंग्रेज़ों ने भारत में कुछ कानून बनाए थे, उन कानूनों को भारतीयों ने समझा कि वे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने कुछ कानून बनाए थे, जैसे कि सती प्रथा, यानी सती प्रथा का उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया था। सती प्रथा मतलब जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसकी जिंदा विधवा स्त्री को भी अपने पति की चिता पर जलकर मरना होता था, इसको कहते थे सती प्रथा। तो अंग्रेज़ों ने इस सती प्रथा को बंद कर दिया। दूसरा अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था कि यदि कोई स्त्री है जो विधवा हो गई है तो अंग्रेज़ उसकी दूसरी शादी कराने के पक्ष में थे। तो भारतीयों को ऐसे कानून पसंद नहीं आए, क्योंकि भारतीयों को लगा कि अंग्रेज हमारी रूढ़ियों, हमारी परंपराओं और हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यह भी एक कारण बना अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोश को पनपाने में भारतीयों के मन में। तीसरा कारण था द क्रिश्चियन मिशनरीज बिगैन टू कन्वर्ट मैनी हिंदूज एंड मुस्लिम टू क्रिश्चियनिटी, इंडियंस फेल्ट दैट देयर रिलीजन वाज इन डेंजर। इसके अलावा ब्रिटेन से कुछ ईसाई मिशनरी आ गए थे, यानी क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए थे भारत में, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट करना शुरू किया, यानी हिंदुओं को इन्होंने ईसाई बनाना शुरू कर दिया। तो हिंदुओं को साथ साथ इन्होंने मुस्लिमों को भी
ईसाई में बदलना शुरू कर दिया। तो भारतीयों को लगा कि उनका धर्म खतरे में है। इंडियन फेल्ट दैट देयर रिलीजन वॉज इन डेंजर। तो यह भी एक कारण था, यह धार्मिक कारण था जो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। अगला पॉइंट था इन 1850 यानी 1850 में ए न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। 1850 में अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया और इस कानून के माध्यम से यह जो धर्मांतरण था यानी कन्वर्जन था हिंदू और मुसलमानों का ईसाई में, इसे और भी आसान कर दिया गया। यानी अंग्रेज पहले तो गलत कर ही रहे थे कि हिंदू और मुसलमानों को क्रिश्चियन बना रहे थे, अब उन्होंने कानून बनाकर इसे और आसान बना दिया और इससे एक जो है विद्रोह की भावना पनपी भारतीयों के बीच में। दिस लॉ अलाउड इंडियंस एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। और केवल कानून ही नहीं बनाया गया, उसमें यह भी लिखा गया कि यदि कोई हिंदू या मुस्लिम क्रिश्चियन बन जाता है तो उसके जो पूर्वज हैं उनकी संपत्ति पर उसका अधिकार उसी प्रकार बना रहेगा। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social custom and their traditional way of life। इससे कई भारतीयों को लगा कि जो अंग्रेज हैं वे उनकी धार्मिक परंपराओं को, उनके सामाजिक परंपराओं को और उनके पारंपरिक रीति रिवाजों को परिवर्तित करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं। तो इससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पनप उठी। द सैलरी पेड टू द इंडियन सिपाही वाज मच लोअर देन द ब्रिटिश सोल्जर। दिस काज्ड अनरेस्ट अमंग द सिपाहीज इन द ब्रिटिश आर्मी। अब ब्रिटिश आर्मी में दो तरह के सैनिक रहते थे, एक सैनिक जो थे भारतीय यानी कि इंडियन और दूसरे सैनिक थे अंग्रेज। काम दोनों सैनिकों का एक ही था, अंग्रेज़ों की सुरक्षा। लेकिन जो अंग्रेज के बड़े अधिकारी थे वह अंग्रेज अधिकारियों को अधिक पैसा देते थे, यानी अंग्रेज़ों को सैलरी जो था वह अधिक देते थे, जबकि भारतीय सैनिकों को कम सैलरी देते थे। इससे सैनिकों के मन में भी क्या हुआ, विद्रोह की भावना पनपने लगी। There was professional discontentment among the sepoys. Higher position in the army were reserved for the British. The highest position to which an Indian soldier could rise was that of सूबेदार। इसके अलावा जो सैनिक थे उनमें इस बात को लेकर भी रोष यानी कि गुस्सा था कि ऊंचे पदों पर केवल ब्रिटिश लोगों को ही बैठाया जाता था। The highest position टू विच एन इंडियन सोल्जर कुड राइज वॉज दैट ऑफ सूबेदार। और कोई भी भारतीय सैनिक अधिक से अधिक सूबेदार के पद पर जा सकता था, यानी सूबेदार से ऊपर जितने भी पोस्ट होते थे वहाँ पर किसी इंडियन को अपॉइंट नहीं किया जाता था। सूबेदार से ऊंचे जितने भी पोस्ट थे उन पर केवल और केवल अंग्रेज सैनिकों को ही प्रमोट किया जाता था, केवल अंग्रेजों को ही नौकरी दी जाती थी। ए न्यू लॉ वाज पास्ड दैट रिक्वायर्ड न्यू रिक्रूट्स टू ट्रेवल ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। एक नया कानून पास करके यह भी कह दिया गया कि जो नई भर्ती होगी सैनिकों की, उनको यदि ज़रूरत पड़ी तो समुद्र के बाहर भी जाना पड़ सकता है। समुद्र के बाहर मतलब इसलिए यहाँ कहा गया क्योंकि पुराने समय में हमारे देश में ऐसा माना जाता था कि यदि किसी भारतीय ने समुद्र को पार किया तो वह धर्म का अपमान समझा जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी शेषनाग पर सोते हैं जो कि समुद्र में रहते हैं, तो इसीलिए कोई भारतीय अपना पैर समुद्र में रखने से बचता था, उसको लगता था कि इससे धर्म का अपमान हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने नियम बनाकर ये नियम लागू कर दिया कि जितने भी नए सैनिकों की भर्ती होगी यदि ज़रूरत पड़ती है तो उनको समुद्र पार यात्रा करनी पड़ सकती है। इससे भी कुछ असंतोष सैनिकों के मन में उत्पन्न हो गया, क्योंकि एक तरफ नौकरी और दूसरी तरफ धर्म की रक्षा, इन दोनों के बीच में सैनिक फंस जाते थे, जिससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा होनी शुरू हो गई। It caused resentment in the Hindu sepoys who believed that it was against their religion। इस कानून के पास होने से भारतीय सैनिकों को लगा कि उनके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए वे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि सिपाहीज वर नॉट पेड एन एक्स्ट्रा अलाउंसेस और भत्ता फॉर फाइटिंग इन फार ऑफ
प्लेसेज। भारतीय सैनिक जब कहीं बाहर युद्ध करने जाते थे तो इसके लिए उन्हें अतिरिक्त देय नहीं दिया जाता था, यानी उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता था, जिसे भत्ता बोलते हैं। मान लीजिए भारत के सैनिकों को कहीं दूसरे देश में भेजा गया बर्मा में लड़ने के लिए या कहीं किसी और देश में, तो उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, उनकी जो सैलरी है वो कुछ एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे, इससे सैनिकों के मन में विद्रोह पनप गया। The rebellion actually started over a gun. Sepoys in British Army were issued a new Enfield rifle which was much more powerful than the ones they had been using earlier. तो रेबेलियन का जो असली कारण था वह एक गन यानी बंदूक से शुरू हो गया। सिपॉयज इन द ब्रिटिश आर्मी वर इश्यूड ए न्यू इनफील्ड राइफल। जो ब्रिटिश सेना के सैनिक थे उनको एक नई राइफल दी गई, इनफील्ड राइफल दी गई थी। और बताया जाता है जैसा कि उसमें सूअर और गाय की चर्बी लगी थी, जिसे दांत से दबाकर खींचना पड़ता था। तो सिपाहियों को लगा कि जो हिंदू सिपाही थे उनके लिए गाय पवित्र है और जो सूअर है वह मुसलमानों के लिए बहुत ही घृणा की चीज़ है। और जब गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग बंदूकों में किया जाने लगा तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों जो सैनिक थे उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा की भावना भर गई थी। The final spark for the revolt was provided by the new cartridges that were issued to the soldiers for the Enfield rifle। तो इसमें यही बताया गया है कि इनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिज लगा था वह गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था, जिसकी वजह से सैनिकों में विद्रोह भर गया था। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, फॉर लोडिंग द राइफल सिपाहीज हैड टू बाइट द कार्ट्रिज टू रिलीज द गन पाउडर। यानी बंदूक में गन पाउडर को भरते समय उनको कार्ट्रिज को दांत से खींचना पड़ता था। इट वॉज बिलीव दैट द कार्ट्रिज वर ग्रीस्ड विथ लार्ड पोर्क यानी सूअर के चर्बी से, एंड टैलो यानी कि काऊ फैट यानी गाय और सूअर की जो चर्बी थी उससे उस कार्ट्रिज को बनाया गया था। और यह एक प्रकार से उनके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था। पोर्क फैट वाज रिगार्डेड एज अनक्लीन बाई मुस्लिम, यानी जो सूअर की चर्बी है उसको मुसलमान अच्छा नहीं समझते। द यूज ऑफ काऊ फैट एंगर द हिंदूज एज काऊ वर सेक्रेट टू देम, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और गाय के मांस को दांत से खींचना उनके लिए ये आसान नहीं था। तो इसलिए अंग्रेज और मुस्लिम सैनिक दोनों के अंदर अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना भर गई थी। इट हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर इन द आर्मी। और इसकी वजह से ब्रिटिश सेना में जो हिंदू और मुसलमान सैनिक थे उनके मन में अंग्रेजों को लेकर घृणा की भावना भर गई। दिस इंसिडेंस स्पार्क द मोस्ट डेंजरस अपराइजिंग अगेंस्ट देम। और ये सभी कारण बने कि सभी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर विद्रोह कर दिया। अब यहाँ पर स्पीड ऑफ द रिवॉल्ट ये हमको पढ़ना है कि विद्रोह कैसे फैला, यानी विद्रोह कैसे शुरू हुआ और उसका फैलाव यानी विस्तार कैसे हुआ, उस पॉइंट को यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, स्पीड ऑफ द रिवॉल्ट। द रूमर्स अबाउट द ग्रीस्ड कार्ट्रिज सून स्प्रेड एवरीवेयर। अभी जो सूअर और गाय से बनी चर्बी की सूचना थी ये हर जगह तेजी से फैल गई। द फर्स्ट सोल्जर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट वॉज मंगल पांडे, ए ब्राह्मण सिपाही इन बैरकपुर। अब बैरकपुर में एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे, ये आपको राइट डाउन करना है। और ये पहला सैनिक था जिसने इस कार्ट्रिज के खिलाफ विद्रोह किया, यानी जो गाय और सूअर की चर्बी से लगा कार्ट्रिज राइफल में प्रयोग किया जाने वाला था, इसके खिलाफ सबसे पहले जिस सिपाही ने विद्रोह किया उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। और ये कहाँ पर था? बैरकपुर में था। ऑन मार्च 29 1857, इस डेट को आप नोट कर लीजिएगा, यानी 29 मार्च 1857 को ही रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्ट्रिज एंड किल 2 इंग्लिश ऑफिसर्स। उस मंगल पांडे ने इस नए कार्ट्रिज को प्रयोग करने से मना कर दिया, और मना ही नहीं किया, उसने 2 ब्रिटिश अफसरों को मार भी दिया, अपनी बंदूक से उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ही आस्क्ड अदर सिपाही टू ज्वाइन हिम एंड एंड द ब्रिटिश रूल। और मंगल पांडे ने बाकी सिपाहियों को भी ललकारते हुए कहा कि वे सब उसका साथ दें और इस प्रकार अंग्रेजी सत्ता को हम उखाड़ फेंकें।
ही वॉज सून अरेस्टेड, लेकिन मंगल पांडे को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया एंड वॉज हैंग्ड, और उनको फांसी दे दी गई। हिज एग्जीक्यूशन लेड टू द म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज, और उनके इस फांसी देने की सज़ा से विद्रोह की आग और भड़क गई। इन अप्रैल 1857 85 सिपाहीज ऑफ कैलवरी रेजिमेंट ऑफ मेरठ रिफ्यूज टू यूज द ग्रीज्ड कार्टिज, और मंगल पांडे को फांसी दिए जाने के विरोध में अप्रैल 1857 में 85 जो सोल्जर थे, और कहाँ के कैवलरी रेजिमेंट के 85 सिपाही जो थे, और ये कहाँ पे है, मेरठ में है। ये भी आपको नोट करना है कि कैवलरी रेजिमेंट कहाँ पर थी, मेरठ में थी। कितने सिपाहियों ने विद्रोह किया, 85। और कब की बात है, ये बात है अप्रैल 1857 की। तो अप्रैल 1857 में जो 85 सोल्जर थे कैवलरी रेजिमेंट मेरठ के, इन्होंने उस कार्टिज को यूज करने से मना कर दिया। दे वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, इसलिए इन 85 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। ऑन द 9 मई 1857 और 9 मई 1857 को दे वर सेंटेंस टू 10 ईयर्स इन जेल डिसओबोइंग देयर ऑफिसर। इन 85 सैनिकों को अपने सीनियर अधिकारी की बात न मानने की सज़ा सुनाते हुए इन सभी 85 सैनिकों को 10 वर्ष की जेल कर दी गई थी। तो द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और इस फैसले के खिलाफ जो मेरठ के बाकी सिपाही थे उनका जो प्रतिक्रिया थी वह बहुत ही असाधारण थी। ऑन 10 मई द सोल्जर मार्च टू द जेल इन मेरठ, जो सैनिक छावनी थी मेरठ की, वो पूरी छावनी मेरठ की जेल की ओर आगे बढ़ी एंड रिलीज द इम्प्रिजनर्ड सिपाहीज, और जो 85 सैनिकों को बंद किया गया था उनको ये सैनिक छावनी उनको छुड़ा लेती है, यानी उनको जेल से निकाल लेती है, जेल को तोड़कर अपने साथियों को बचाने का काम करती है। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, इसके अलावा उन्होंने वहाँ जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी गोली मारकर हत्या भी करते रहे। ये सिपाही, यानी सिपाही अब विद्रोह शुरू कर दिए हैं। और विद्रोह का दिन आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, दिन है आपका 10 मई 1857। इस दिन को सिपाही देखिए विद्रोह करके कहाँ जाते हैं, मेरठ की जेल में जाते हैं, जहाँ पर उनके 85 सैनिक बंद थे उनको छुड़ाते हैं, और उस जेल के आसपास जितने ब्रिटिश अधिकारी हैं उनकी गोली मारकर हत्या भी कर देते हैं। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश। तो ये जो सैनिक थे इन्होंने वहाँ पर बंदूकों को अपने कब्जे में लिया, और वहाँ जो गोला बारूद थे उसको अपने कब्जे में लिया, और जो बिल्डिंग्स थी अंग्रेज़ों की उनमें आग लगा दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध करते हुए इन्होंने अंग्रेज़ों की बिल्डिंग में आग लगा दी। एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन फिरंगीज, और फिरंगियों के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। फिरंगी का मतलब यहाँ ब्रिटिश होगा, फिरंगी माने विदेशी, फिरंगी का मतलब होता है विदेशी, और विदेशी कौन थे हमारे यहाँ, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज थे। तो इस प्रकार फिरंगियों के खिलाफ इन सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू द रूल ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये सिपाही देश में अंग्रेजी शासन को समाप्त करना चाहते थे। दे मार्च टू दिल्ली एंड प्रोक्लेम द ओल्ड मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर एज द एम्पर ऑफ इंडिया, और ये सिपाही दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना है कि द मुग़ल एम्पर बहादुर शाह was declared as the emperor of India by the sepoys that were protesting against the British। अब यहाँ पर कुछ वोकेबुलरी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पहली वोकेबुलरी है आपकी फिरंगी, जिसे मैंने आपको समझा दिया। अब एनालाइजिंग द एक्शन में आपको पढ़ना है, मंगल पांडेज एक्शन वॉज नॉट ए स्पॉन्टेनियस आउटब्रस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर बट इट वॉज ए कल्मिनेशन ऑफ ए सिमरिंग डिस्काउंटेड ब्रीविंग इन द सिपाहीज। यानी जो मंगल पांडे ने किया था उसके बारे में बताया गया कि ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये जो असंतोष की भावना थी ये लंबे समय से पनप रही थी सैनिकों के बीच में, और अंततः हुआ 10 मई 1857 को 1857 के रिवोल्ट में
तब्दील हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं द सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट, यानी विद्रोह का केंद्र कहाँ कहाँ था, इस मैप के जरिए भी समझने की आप कोशिश करिएगा। आप मैप को देखते रहिएगा, जिन जगहों के हम नाम लेंगे उन जगहों पर ये इसका विस्तार हुआ। हालांकि मैप में साफ साफ दिया गया है, हम आपको मैप के जरिए भी बता देते हैं कि इसका सेंटर कहाँ कहाँ से था। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि 1857 का सेंटर कहाँ कहाँ था। तो देखिए, पहला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कानपुर, यानी कानपुर में भी विद्रोह की भावना पनपी थी। दूसरा सेंटर आपको झांसी दिख रहा होगा। झांसी आप जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हुआ, ग्वालियर में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, मेरठ में भी हुआ, बरेली में भी हुआ, अवध यानी लखनऊ फैजाबाद का क्षेत्र हुआ, लखनऊ तो दिया ही, और आरा यानी बिहार। इतने सेंटर बने थे अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का। इस मैप को आप आराम से अपने घर पे देखेगा कि ये सभी सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि लोकेट द सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा, बना लीजिएगा, नोटबुक में यूज कर लीजिएगा। तो मैप में आपने सेंटर देख लिया कि 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्लीज़ लोकेट द सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन द मैप ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में किस प्रकार हुआ। द रिबल्स मार्च टू द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 12 मई 1857, यानी सैनिकों ने सबसे 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो सैनिकों ने सबसे पहले कहाँ मार्च किया, दिल्ली में मार्च किया, और दिल्ली को कब कब्जे में ले लिया, 12 मई 1857 को। एंड बहादुर शाह वॉज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया, और जब ये सैनिक दिल्ली में पहुँचे तो उन्होंने बहादुर शाह को अपना सम्राट घोषित कर दिया, यानी इंडिया का सम्राट घोषित कर दिया। द रिबल्स किल्ड हंड्रेड्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, इन सैनिकों ने सैकड़ों ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। मैन एंड वोमेन वर एंड कैप्चर्ड इन पब्लिक ऑफिसेस, और बहुत सारे लोगों को बंदी भी बना लिए थे ये सैनिक। द रिवोल्ट इन दिल्ली वॉज लेड बाई जनरल बख्त खान। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में इस रिवॉल्ट का नेतृत्व किसने किया, तो दिल्ली में इस जो विद्रोह था इसका जो नेतृत्व किया उसका नाम था जनरल बख्त खान। जनरल बख्त ऐसे लिखिएगा, जनरल बख्त खां जनरल था ये भी सेना का। और दिल्ली में जो सैनिक टुकड़ी विद्रोह करने पहुंची थी उसका नेतृत्व जनरल बख्त खां ने किया था। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में आपको मैचिंग करने को आ जाए कि यहाँ पर लिख दिया जाए सेंटर, यानी 1857 का सेंटर लिख दिया जाए, जैसे 5 सेंटर लिख दिया गया, और इधर उसके सामने आपको मिलान करने को आएगा कि दिल्ली में जिसने नेतृत्व किया उसका नाम लिखिए, फिर झांसी में किसने किया उसका नाम लिखिए, लखनऊ में किसने किया उसका नाम लिखिए। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको नोट्स में इसका ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ से सिर्फ इतना लिखना है कि दिल्ली में जिसने नेतृत्व किया सैनिक टुकड़ी का उसका नाम था जनरल बख्त खान। इट सून स्प्रेड टू द अदर सेंटर्स लाइक कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड बरेली। दिल्ली में जब ये विद्रोह हुआ तो दिल्ली के विद्रोह के बाद यह विद्रोह और भी कई जगहों पर फैल गया, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, झांसी और बरेली। अब हम देखते हैं कानपुर में कब हुआ, किसने नेतृत्व किया। इन कानपुर रिवोल्ट वॉज लेड बाई नाना साहब, यानी कानपुर में इस सैनिक टुकड़ी का विद्रोह किसने किया, नाना साहब ने किया। हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द पेशवा एंड गवर्नर ऑफ द बहादुर शाह। और नाना साहब ने खुद को क्या घोषित किया, नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया और गवर्नर ऑफ बहादुर शाह, और बहादुर शाह का गवर्नर, यानी नाना साहिब ने खुद को, अपने आप को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया। इसके साथ साथ उन्होंने खुद को पेशवा भी घोषित कर दिया। पेशवा एक शब्द है, जैसे
मराठों के बारे में आप जानते होंगे, मुंबई महाराष्ट्र में पेशवा होते थे, वहाँ जो शासन करते थे उनको पेशवा कहा जाता था। तो जितने भी वहाँ शासक हुए उनकी पदवी थी पेशवा, लेकिन अंग्रेज़ों ने पेशवा की पदवी को समाप्त कर दिया था। और इसी खुन्नस के कारण नाना साहब ने जब ये विद्रोह हुआ तो उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। हिज ट्रूप्स वर लेड बाई तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला। अब नाना साहब की जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसका नेतृत्व दो लोगों ने किया। पहले का नाम है तात्या टोपे, आपने नाम सुना होगा, इनका नाम ऐसे लिखा जाएगा तात्या टोपे, हिंदी में इस तरह लिखेगा तात्या टोपे। ये सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। किसके सैनिकों का? नाना साहब के सैनिकों का। और जो दूसरा सेनापति था नाना साहब की सेना का, उसका नाम था अजीमुल्लाह। देखिए इस तरह लिखना है अजीमुल्लाह। तो ये नाना साहब की सैनिकों का नेतृत्व दो लोग कर रहे थे, अजीमुल्लाह और तात्या टोपे। और सेंटर कौन सा है? ये सेंटर है आपका कानपुर। तो कानपुर को इन्होंने कब्जे में कब लिया? कानपुर को इन्होंने कब्जे में ले लिया था 1857 में। यानी जो सैनिकों की टुकड़ी थी इसने भी कानपुर को अपने कब्जे में ले लिया। यानी पहले दिल्ली को कब्जे में लिया था, उसके बाद कानपुर को अपने कब्जे में ले लिया। अब तीसरा सेंटर जो बना इन सैनिकों का, वह सेंटर था लखनऊ। यानी लखनऊ में सीज ऑफ रेजिडेंसी बिल्डिंग इन लखनऊ विच प्रोवाइडेड शेल्टर टू द ब्रिटिश फोर्सेस, मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखिए ये किला है जिसमें अंग्रेज़ों के अधिकारी, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे सब थे। और इस किलों को सैनिकों ने किस तरह अपने कब्जे में लिया उसका यहाँ पर पिक्स दिया गया है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। द रिवोल्ट इन लखनऊ वॉज लेड बाई हजरत महल। अब लखनऊ में इन सैनिकों का जो नेतृत्व किया उनका नाम था हजरत महल, बेगम ऑफ अवध। यानी अवध की जो बेगम थी जिनका नाम था हजरत महल, लखनऊ में इन्होंने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। हु टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। शी हैड प्रोक्लेम्ड हर यंग सन बिरजिस कदर द नवाब ऑफ अवध अगेंस्ट द विशेस ऑफ द ब्रिटिश। यानी अंग्रेज़ों की इच्छा के विरुद्ध हजरत महल ने अपने युवा पुत्र, जिसका नाम क्या था? बिरजिस कादर। देखिए हम लिख दे रहे हैं नाम, विरजिस नाम था, विरजिस कद्र, यहाँ पे कद्र लिखा है, उसे कदर होना चाहिए। तो ये हजरत महल का लड़का था जो कि अभी यंग था। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों की इच्छा के विरुद्ध अपने लड़के विरजिस कदर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। यहाँ पे देख लेते हैं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई assumed the leadership of the mutiny. After being defeated at Jhansi, she captured Gwalior and with the help of Tatya Tope and Afghan guards. झांसी में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया और उनका जो साथ दिया वे थे तात्या टोपे। यानी रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने वालों में तात्या टोपे थे और इसके अलावा कुछ अफगानी सैनिक भी थे जो रानी लक्ष्मीबाई की मदद किए थे, हेल्प किए थे। इसके बाद अगला विद्रोह जो हुआ वो हुआ बरेली में। बरेली में किसने नेतृत्व किया? खान बहादुर खान वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन बरेली एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ नवाब। तो बरेली में बहादुर खान ने खुद को गवर्नर घोषित किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने सैनिकों का विद्रोह किया। तो आप ये दो कॉलम बना लीजिएगा अपनी बुक में। अब हम देखते हैं आरा एंड अदर प्लेसेस इन बिहार। यानी बिहार और आरा में जो इन सैनिकों का विद्रोह हुआ वहाँ किस स्तर पर हुआ। द रिवोल्ट वॉज लेड बाई कुंवर सिंह। तो आरा में जो रिवॉल्ट था उसको किसने लेड किया यानी नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने किया। द इंडिगो फैक्ट्रीज विच वर द सिंबल ऑफ ब्रिटिश repression were destroyed by rebels. कुंवर सिंह died of war injuries. तो कुंवर सिंह वहाँ पर सैनिकों का विद्रोह करते हैं और वहाँ पर जो नील की खेती थी उसको कुंवर सिंह ने बर्बाद किया, क्योंकि अंग्रेज़ वहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ऐसा कहा जाता है कि कुंवर सिंह संघर्ष करते समय, लड़ते समय उनका एक हाथ जख्मी हो गया था। उन्होंने अपना एक हाथ काट दिया, खुद स्वयं ही काट दिया, उसके बावजूद भी वह जंग लड़ते रहे। द अदर प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट वर बनारस। कुछ और जगह थे जहां विद्रोह हुआ, उनमें देखिए बनारस था, इलाहाबाद था, ग्वालियर था, नासिराबाद था और इंदौर था, अलीगढ़ था एंड कोटा।
ये भी ऐसे सेंटर थे जहाँ पर विद्रोह हुए थे। ये बाकी सेंटर हैं जहाँ पर विद्रोह हुए थे। वेयर द सिपोज किल द सीनियर ऑफिसर, जहाँ अंग्रेज़ों के बड़े अधिकारी मारे गए। प्लंडर द ट्रेजरी, वहाँ का खजाना लूट लिया गया अंग्रेज़ों का। एंड रिलीज द प्रिजनर्स फ्रॉम जेल्स, और अंग्रेज़ों ने जेल में जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बना रखा था उनको जेल से छुड़वा भी लिया गया। एंड बाई जून 1857 द इंटायर नॉर्दर्न इंडिया वॉज रिवॉल्टिंग। इस तरह देखते देखते पूरा जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत मतलब इंडिया के जो आप मैप देखते होंगे, जैसे इंडिया का आप मैप ऐसे बनाते हैं ना, ये इंडिया का मैप है, तो ये पूरा हिस्सा किस में आता है, ये पूरा हिस्सा आता है इंडिया का उत्तर भारत कहलाता है। तो इस पूरे उत्तर भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट यानी कि विद्रोह शुरू हो गया था धीरे धीरे करके। देखिए, मेरठ से शुरुआत होती है, मेरठ से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ झांसी, बरेली, आरा, बनारस, दुनिया भर में ये जो है आंदोलन फैल गया। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें यहाँ पिक्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जिन्होंने, जैसे यहाँ पर बहादुर शाह जफर का पिक्स है, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये तात्या टोपे हैं और ये नाना साहब हैं, इन लोगों। अब जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है ये चीज़ नोट करना कि रिवॉल्यूशन सेंटर कौन कौन से थे और वहाँ पर किन्होंने नेतृत्व किया, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पिक्स है, अब हमको पढ़ना है यहाँ पे द चपाती मूवमेंट से पढ़ना है, लेकिन इसको आज के वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से चपाती यानी कि रोटी मूवमेंट माने आंदोलन, यानी रोटी आंदोलन जिसे आप चपाती मूवमेंट कहेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जुड़ा है किससे, इसी 1857 की क्रांति से ही जुड़ा है चपाती मूवमेंट। तो इसको हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सो वी विल मीट अगेन विद द remaining portion of this chapter. I hope that you have enjoyed the today's online class. Thank you. Take care. Goodbye.